हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मैं हूं आलोक सिंह और आप लोगों के बीच उपस्थित हूं 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के शेष प्रश्नों के साथ। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, विधि का नियम या विधि का कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है? विधि के नियम या कानून के अधिराज्य का क्या मतलब है? विधि के नियम या कानून के अधिराज्य का मतलब है कि सभी के लिए कानून जो होगा वह समान होगा, सभी के लिए एक जैसा न्यायतंत्र होगा, है ना। तो इस पर काफी चर्चा हो चुकी है पहले भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। 243 जी के तहत यह पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची दी गई है। इस संदर्भ में आपको पता होगा कि 12वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची का समावेश संविधान में किया गया। और इसी अनुसूची के तहत ये 29 विषयों का समावेश किया गया। इसमें मुख्य रूप से कृषि, पेयजल, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, ग्रामीण आवासन वगैरह जैसे विषय शामिल है। अब सवाल यह है कि 233 एच किससे संबंधित है? तो 243 एच जो है वह पंचायतों द्वारा कर लगाए जाने की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो 243 एच हमने समझ लिया। फिर 243 ई किससे संबंधित है? 243 ई जो है यह पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल होता है, पंचायतों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष, इसी से संबंधित है 243 ई। तो हमने सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको लेकर हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। नागरिकता संशोधन अधिनियम यह दरअसल 11 दिसंबर 11 दिसंबर 2019 को 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई धर्मावलंबी जो हैं वो जो शरणार्थी बनकर आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। यही कट ऑफ निर्धारित किया गया। इससे पहले जो था, जो नेचुरलाइजेशन या देशीयकरण के द्वारा नागरिकता का प्रावधान था, उसके अंतर्गत 11 वर्ष का प्रावधान था। 11 वर्ष तक भारत में रहना एक शर्त के रूप में निर्धारित था, जिसे अब घटाकर इसी अधिनियम के तहत 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन बिल से हुई? 73वें संविधान संशोधन, देखिए, भारत जब से स्वतंत्र हुआ तभी से पंचायती राज संस्थाओं को, या कह लीजिए तृणमूल स्तर पर, है ना, ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र कैसे पहुंचे, इस दिशा में कार्य किया गया। सभी सरकारों ने अपने अपने स्तर पर काम किया। एक लंबी यात्रा रही इंडिपेंडेंस से लेकर 1992 तक की। इस दरमियान बहुत से कार्य किए गए और इसी क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, प्रस्तुत किया।
यह लोकसभा में तो पारित हो गया 64वां संविधान संशोधन विधेयक, लेकिन राज्यसभा में यह खारिज हो गया। फलस्वरूप यह अधिनियम का रूप नहीं ले सका, पंचायती राज संस्था को वैधानिक आधार नहीं मिल सका। तो इसलिए जब कभी अगर पूछे कि वैधानिक शुरुआत की संविधान संशोधन बिल से हुई, तो आपका उत्तर होगा 64वां संविधान संशोधन बिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका उत्तर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने जो है 1632 ईस्वी में बिहार में पटना में अपनी जो है व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जो पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत है वह दरअसल डच ईस्ट इंडिया कंपनी की ही व्यापारिक कोठी थी, है ना। वहीं पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर जब आई बिहार में, तो उसका उद्देश्य था कि वह सोरा, सोरा मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इसके अलावा सूती वस्त्र, अफीम और चावल वगैरह का व्यापार करें, है ना। तो यह उद्देश्य था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 ईस्वी में ही अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह कोशिश सफल हो सकी 1651 में, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक, इसके बाद फिर आपका आता है फिर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगालियों ने कब ये अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की? तो इसका उत्तर यह है कि पटना में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित नहीं की थी। वह मुख्यतः हुगली में अपना बेस था उनका, है ना। और वो गंगा नदी के सहारे जो है कोलकाता में रहते थे, और वहां से जो है मतलब हुगली नदी के सहारे जो है वह नाव से पटना तक आते थे और अपनी व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। तो इनकी कोई कंपनी यहाँ पर नहीं थी, है ना, इनकी यहाँ पर कोई कोठी नहीं थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? विकेंद्रीकरण का नहीं है। विकेंद्रीकरण का यह मतलब होता है कि जो पावर है सत्ता के हाथ में, केंद्र सरकार के ही हाथ में न रहे, बल्कि विभिन्न शक्तियों के हाथ में उसका बंटवारा किया जाए, राज्य सरकार के स्तर पर, फिर उसके बाद और भी क्रमशः नीचे की ओर यह सत्ता का बंटवारा हो, लोग अधिक से अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लें और सरकार से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें। तो विकेंद्रीकरण का यह मतलब हुआ, मतलब कि निचले तृणमूल स्तर पर जो बेसिकली इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब यह है, जो लोकतंत्र के प्रसार की कोशिश की जा रही है, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है ना। स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। देखिए यह निगेटिव उद्देश्य कैसे हो सकता है? नहीं जगाना, आत्मविश्वास का संचार तो उद्देश्य है ही, लोगों का राजनीतिक प्रशिक्षण भी एक उद्देश्य है। एक स्वायत्त इकाई के रूप में वो काम कर सके, उन्हें स्थानीय निकायों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, इसके साथ साथ लोक सहभागिता हो, आम जनता सीधे सीधे निर्णय प्रक्रिया में अपनी भागीदारी दे, और लोकतंत्र सशक्त हो, स्थानीय समुदाय सशक्त हो। ये सारा उद्देश्य है ना। ये नहीं जगाना नहीं, आत्मविश्वास जगाना उद्देश्य है। इसका जस्ट जो उल्टा होगा वह उद्देश्य होगा। तो यहां पर उत्तर है हमारा सी। देखिए इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, दरअसल जान प्रश्न में कुछ नहीं होता, लेकिन आप ठीक से पढ़ते नहीं हैं और पढ़ने के क्रम में गलती कर बैठते हैं। बाद में जब शब्दों पर एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद गौर करते हैं तो लगता है कि ओ सिली मिस्टेक हो गया, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा ऐतिहासिक कानून नहीं था? ब्रिटिश काल में पूछ रहा है
संविधान के विकास में कौन सा ऐतिहासिक कानून नहीं था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद द्वारा बनाया गया। कब? 1955 में। और तब जब जो है भारत स्वतंत्र हो चुका था, है ना। 1947 के बाद का अधिनियम है, तो यह ब्रिटिश काल का अधिनियम तो नहीं है ना। पहले इसको अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कहा जाता था। उन्नीस सौ पचपन कहा जाता था। बाद में इसका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 नाम कर दिया गया, है ना। और भी एक्ट हैं इसमें दिए गए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य यह था कि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया पहला लिखित कानून था, है ना, पहला लिखित कानून। ठीक है। चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 जो है यह भारत के विकेंद्रीकरण और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल घोषित करने वाला कानून था। भारत का गवर्नर जनरल, जी, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का उद्देश्य था कि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की स्थापना। ठीक है। तो हमारा जो है ये देख लिया हम लोगों ने, सारा देख लिया। देखिए, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया था? संसद के निर्माण की बोली किसने जीता था, है ना। बिडिंग हुई, बोली लगी, किसने जीता? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने इसे जीता था, है ना। इसमें मतलब जो एलएनटी है उसने 865 करोड़ की बोली लगाई और जो टाटा था वो 861.90 करोड़ की बोली इसने लगाई, है ना। तो सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है यह नए संसद भवन का निर्माण, है ना। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इसको बनाया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? सिंपल सा है, कई बार पूछा जा चुका है और यह तो रटा हुआ तथ्य होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है, यह निर्वाचन आयोग की स्थापना से जुड़ा हुआ है ना। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, 25 जनवरी 1950 की तारीख। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई और इसी वजह से 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आइए अन्य अनुच्छेदों पर विचार करें। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महान लेखा परीक्षक से संबंधित है ना, सीएजी। अनुच्छेद 342 किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जनजातियों के संबंध में विशेष प्रावधानों से यह संबंधित है, एसटी के संदर्भ में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 325 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 325 जो है यह घोषित करता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को देश की मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये देख लिया हम लोगों ने इन तथ्यों को। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की
प्रमुख कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की? जिस वक्त प्रश्न पूछा गया था उस वक्त जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वह रेखा गुप्ता थी, रेखा शर्मा थी। यह वर्ष 2018 से लेकर 2024 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही है ना? समझ गए? भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? औद्योगिक विकास की स्थिति को जानने के लिए, औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करने के लिए कौन सी संस्था है ना? कौन सी संस्था है जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करती है ना? यह सीएसओ है ना, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वही जो है इसे जारी करती है। सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना? सीएसओ और एनएसएसओ का विलय अब हो चुका है। अब यह संस्था एनएसओ के रूप में जानी जाती है, लेकिन चूंकि एनएसओ जो है इसमें दिया नहीं है, एनएसएसओ दिया है ना, आरबीआई दिया है, सीएसओ दिया है और आईएसआई दिया है, तो इसमें से जो काम पहले करती थी संस्था सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वही आपका उत्तर होगा। ठीक है। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बिहार सरकार ने जो 7 निश्चय दिए हैं उसमें से एक है आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, है ना, आरक्षित रोजगार महिलाओं का रोजगार अधिकार। इसके अलावा हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, है ना, घर घर तक पक्की नाली, है ना, पक्की गलियां नालियां, शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान और अवसर बढ़े आगे बढ़े, है ना। ये 7 निश्चय है। अब इसमें देखिए जो 7 निश्चय की चर्चा की तो महिला रोजगार की बात तो हो ही जाती है, साफ पीने के पानी की भी बात हो जाती है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति की बात हो जाती है। इन 7 निश्चयों में कहीं भी मैंने बाल कल्याण की बात की नहीं, तो यह नहीं है। तो हमारा उत्तर जो है यह डी हो जाएगा, बाल कल्याण, है ना। बच्चों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बाल कल्याण नहीं है इसमें। भारत में खाद्य प्रबंधन निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव, खाद्यान्नों का निर्यात, है ना। देखिए खाद्यान्न प्रबंधन जो है ना, उसके आयाम है खाद्यों का विवरण, खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद और बफर स्टॉक का रखरखाव, यही 3 शामिल है ना। खाद्यान्नों का निर्यात नहीं है, है ना? तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, खाद्यान्नों का निर्यात, यह हमारा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं, है ना। देखिए समझ लीजिए राजस्व घाटा से क्या तात्पर्य है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 20,000 रुपया, है ना। 20,000 रुपये में आप क्या करते हैं? 20,000 रुपये में आप जो है अपना घर का जो खर्च है वो चलाते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी है जिनके लिए आपको कर्ज लेना पड़ता है, 5,000 और अतिरिक्त की आवश्यकता है ना। तो उससे आप कुछ निर्माण तो नहीं कर रहे हैं ना, उधार लेना पड़ रहा है ना आपको। आप उनसे परिसंपत्तियों का निर्माण तो नहीं कर रहे हैं। आपको दैनिक जरूरत, जैसे मान लीजिए दूध खरीदना है, बच्चे का स्कूल फीस देना है, इसी के लिए 5,000 रुपया और कहीं से कर्ज लेना पड़ रहा है। इस 5,000 से आप कोई भी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं कर रहे हैं, जो आपका दैनिक खर्च है उसी पर उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। राजस्व व्यय यही होता है दरअसल, आसान शब्दों में अगर समझें तो, है ना। भारत सरकार जो है वह अगर राजस्व घाटा, जो खर्च चलाना है उसके लिए पैसा मिला है और वह कम पड़ रहा है, उस स्थिति में भारत सरकार को उधार लेना पड़ता है
और उस उधार से परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है ना, तो यह तो गलत हो गया। भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। यही है उत्तर आपका, है ना। ठीक है, समझ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल? नहीं, एकदम साधारण सा उत्तर, राम प्रसाद बिस्मिल है। ऐसा नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल इस गीत के रचयिता नहीं है। जब खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी के पांडुलिपियों का अध्ययन किया गया, फिर शोध किया गया, तो पाया गया कि जिसको आज तक हम मान रहे थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल है, वह धारणा गलत साबित हो गई। इसके मूल रचयिता है दरअसल बिस्मिल अजीमाबादी, है ना, याद रख लीजिए, बिस्मिल अजीमाबादी। 1921 में। दरअसल पटना का एक नाम अजीमाबाद भी था, है ना। अब इसीलिए ये जो शायर हैं, इन्होंने मतलब अपना सरनेम अजीमाबाद रख लिया, अजीमाबादी रख लिया, है ना। और इसी को जो है जब गाना ये राम प्रसाद बिस्मिल, इनका मूल नाम था शाह मोहम्मद हसन। जब हुआ यह कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी जा रही थी, तो उस वक्त ये जो नज्म है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल गाते हुए जा रहे थे और फांसी के फंदे पर लटक गए। तो उत्तर तो होता है हमारा ई, क्योंकि इसकी रचना किया था बिस्मिल अजीमाबादी ने। इनका मूल नाम था शाह मोहम्मद हसन। ठीक है, यह एक तथ्य था। ठीक है, इसको समझ लिया हम लोगों ने, इस चीज को याद रखिएगा। इस गीत को प्रकाशित करवाया था दिल्ली की एक पत्रिका थी सबाह, है ना। सबाह ने इसे प्रकाशित किया था, संभवतः 1922 में ही प्रकाशित करवाया था, है ना। समझ गए। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के फलस्वरूप कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? प्रत्याघात मतलब प्रतिक्रिया में। स्वदेशी आंदोलन, यह तो जाना हुआ तथ्य है ना कि स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसमें हुआ यह था कि लॉर्ड कर्जन ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन दो भागों में कर दिया। मतलब सांप्रदायिक आधार पर उन्होंने किया। बहाना दिया कि बहुत बड़ा प्रांत है और इसके प्रशासन में हमको असुविधा हो रही है, इसलिए इसका विभाजन किया जा रहा है। लेकिन मूल मंशा लोग समझ रहे थे। और जो यह 7 अगस्त मतलब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग हुई और वहीं पर स्वदेशी आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, स्वदेशी को बढ़ावा देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसका उद्देश्य था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में। सविना अवज्ञा कब आंदोलन शुरू हुआ? तो 1930 में। समझ गए। तो ये तथ्य है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? देखिए, भूला भाई देसाई ने नेतृत्व किया था, यह तथ्य है। लेकिन उनके साथ साथ और भी लोग थे। मसलन के एम मुंशी भी थे,
तेज बहादुर सप्रू भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, है ना, ये सभी थे उनके साथ। संभवतः नेतृत्वकर्ता ही पूछने का आशय है आयोग का, तो हमारा उत्तर बी होगा, 68 का बी, भूलाभाई देसाई। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? स्टुटगार्ट में फहराया था। यह प्रश्न भी कई बार पूछ चुका है, सिंपल सा यह मतलब तथ्य है। 22 अगस्त 1907 की वह तारीख है जब 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने झंडा फहराया था, जो तिरंगा था, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस हुई थी, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, इसी में उन्होंने मतलब इस झंडे को फहराया था। इस झंडे में आज की तरह का यह तिरंगा नहीं था, यह हरा, पीला और लाल था, और इसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था और सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक बने हुए थे। ठीक है। मैडम भीखाजी कामा को क्रांति की माता भी कहा जाता है। कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय सत्याग्रही, सीआर दास देशबंधु, विलियम वेडरबर्न 1907 के कांग्रेस सभापति, श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। इसमें से कौन सही है? सही है ना। देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, यह एक तथ्य है ना। तो हमारा उत्तर यहीं पर हो गया, छांट लेते हैं। अब देख लेते हैं गलत जो आंसर है उनको, जो है हम देखते हैं। देखिए, विनोबा भावे द्वितीय सत्याग्रही तो थे ही नहीं व्यक्तिगत सत्याग्रह के, प्रथम सत्याग्रही थे, प्रथम थे। द्वितीय कौन थे? द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब देखिए इसके बाद विलियम वेडरबर्न 1907 की कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे थे। सूरत में हुआ था 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। ठीक है। और जो विलियम वेडरबर्न थे 1889 और 1910 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। विलियम वेडरबर्न 1889 और 1910 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा का क्या अवदान था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जो इंडिया हाउस की स्थापना की थी वह पेरिस में नहीं बल्कि लंदन में की थी, और यह लंदन यूके में है। तो पेरिस में नहीं, कहा? लंदन में। लंदन यूनाइटेड किंगडम में। हमारा उत्तर हुआ बी। और तथ्यों को भी हमने देख लिया, और जो विकल्प हैं उनसे भी संबंधित जो तथ्य हैं उनको हमने देख लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? कुछ नहीं, तारीख थी 26/1/1930 की, जब लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया, और इसी दिन जो है पूर्ण स्वराज दिवस को घोषित किया गया, है ना। और इस ऐतिहासिक तिथि की महत्ता बनाए रखने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को जो है हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को इस दिन से लागू किया गया था, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना की गई थी वर्ष 1912 में, है ना, याद रख लीजिए। हुआ यह था कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 12 दिसंबर
1911 को दिल्ली दरबार। जॉर्ज पंचम थे सम्राट, उन्होंने घोषणा की कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर एक अलग प्रांत का गठन किया जाएगा, है ना। और इसकी जो अधिसूचना है आधिकारिक तौर पर अलग प्रांत होने की 22 मार्च 1912 को जारी हुई। मतलब 22 मार्च 1912 को यह प्रांत अलग हुआ और इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो यह हमने देख लिया शेष तथ्यों को जो इससे रिलेटेड हैं। फिर 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, फिर उसके बाद 2000 में 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो इन तथ्यों को हम लोगों ने देखा है, जाना है, कई बार रिवीजन किया है। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20 भाग जो है भूमि का अमानत रखा जाता था। जो 3 कठिया प्रथा थी, नील्हे किसान जो थे यूरोप के, वो अपने फायदे के लिए इसे करवाते थे और इस क्रम में होता यह था कि भूमि की उर्वरा शक्ति जो है नष्ट होती थी, साथ ही किसानों को आय का भी नुकसान होता था। यह एक प्रकार से उनका शोषण था, उनका अपमान भी था। अब इस संदर्भ में राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण में नील्हे किसानों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से उन्हें अवगत कराया। फिर उसके बाद महात्मा गांधी 1917 में बिहार आते हैं। यहाँ पर जो है चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया जाता है, सत्याग्रह आयोजित करते हैं, बिहार सरकार मजबूर होती है और चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया जाता है और यहीं पर फिर 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, है ना। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था, है ना। यह 1946 से लेकर 1961 तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे, है ना। ठीक है, हालांकि बिहार में सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है नीतीश कुमार के पास। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था? तो बांकीपुर में, बांकीपुर पटना में ही है ना। पटना का जो मेन इलाका है उसमें है, गांधी मैदान के पास बांकीपुर में यह रखा गया था। कब? 1912 में। कांग्रेस का यह जो पहला अधिवेशन पटना में ही हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आर.एन. मधोलकर ने। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर साहब ने की थी। इसमें स्वागत समिति के सचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा। याद रख लीजिएगा, यह सब तथ्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। फादर ऑफ कांग्रेस घोषित किया गया। ठीक है, दूसरा अधिवेशन आयोजित हुआ था गया में। गया में 37वां अधिवेशन आयोजित किया गया था और पटना में 27वां। यहां कौन सा? 27वां, याद रखिएगा। गया में कहा क्या, कौन सा? 37वां। अध्यक्षता किसने की थी? तो चितरंजन दास ने, सीआर दास ने की थी,
है ना, देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी इसकी अध्यक्षता। ठीक है, तो इन तथ्यों को हम लोगों ने देख लिया जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में हम देखते हैं अगला प्रश्न। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी, है ना। जनता के प्रति जो उनका निस्वार्थ समर्थन था, समर्पण था, नेतृत्व करने की जो उनकी क्षमता थी, और स्वतंत्रता संग्राम में समाजवादी आदर्शों के साथ जो उतरे थे, इस वजह से इन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस वक्त उन्होंने हजारीबाग जेल से यह गुप्त माने भाग गए, दिवाली की रात थी, और उसके बाद आजाद दस्ता का गठन किया। आजाद दस्ता ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को बहुत जबरदस्त गति दी। बाद में 1974 में तत्कालीन जो इंदिरा गांधी की सरकार थी केंद्र में, उनसे नाराजगी थी इनकी, और इसी प्रतिक्रिया में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज है भावनगर का, इसमें गांधी जी ने पढ़ाई की थी। यहां से पास करने के बाद ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए मतलब इंग्लैंड चले गए थे, है ना। ठीक है, अपनी अब एक और चीज, जब कॉलेज का नाम पूछा, स्कूल का नाम नहीं पूछेगा, यह कौन जानता है। राजकोट में ही था अल्फ्रेड हाई स्कूल, अल्फ्रेड हाई स्कूल से हाई स्कूल किया। उसके बाद श्यामल दास कॉलेज भावनगर में एडमिशन लिया, यहां से पास किए, तो फिर इंग्लैंड गए बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली, सभी ने भाग लिया था, है ना। यह प्रश्न तो कई बार आ चुका है ना। सबने इसमें भाग लिया था सक्रिय रूप से, तो ई होगा इसका उत्तर। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं? देखिए, यह जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था। इसमें भले ही सरकार बनाने की तो शक्ति दे दी गई थी, लेकिन वास्तविक शक्ति जो निर्वाचित सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, उसके पास थी ही नहीं। जो गवर्नर जनरल थे केंद्र में और राज्यों में गवर्नर थे, वास्तविक शक्ति उन्हीं में निहित थी। और इस वजह से जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि इसमें एक ऐसी कार हमें 1935 के अधिनियम के माध्यम से दी गई है जिसमें इंजन तो है, लेकिन मतलब इसमें ब्रेक तो है, कई सारे ब्रेक हैं, है ना, लेकिन इंजन है ही नहीं, है ना, यह कहा था। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी। दांडी यात्रा 24 दिन चली थी। दरअसल हुआ यह था कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी निकलते हैं, वह दांडी के लिए, है ना। वहां पर 6 अप्रैल 1930 को 12 मार्च 1930 साबरमती, और 6 अप्रैल 1930 दांडी। यहां पर पहुंचकर इन्होंने ये अपनी यात्रा पूरी की 24 दिनों की। सुबह में 6 अप्रैल को एक मुट्ठी नमक तोड़कर लेकर हाथ में प्रतीकात्मक रूप से इन्होंने नमक कानून को जो है तोड़ा।
इस दरमियान गांधी जी ने लगभग 241 किलोमीटर की दूरी तय 241 मील 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी, है ना। सिविल डिसओबीडियंस या सविनय अवज्ञा का प्रारंभ इसी 6 अप्रैल 1930 से हुआ था। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। दूध ऐसे माना जाता है कि बहुत पौष्टिक होता है, पदार्थ होता है। अभी के प्रदूषित दूध की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मिलावटी दूध की बात मैं नहीं कर रहा हूं। दूध अगर शुद्ध रूप में उपलब्ध हो तो इसमें बहुत ज्यादा पौष्टिकता होती है, इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब चीज पाया जाता है ना। प्रोटीन कैसीन के रूप में, जो कार्बोहाइड्रेट होता है लैक्टोज के रूप में, है ना। अ, फिर से एक भूल हुई है मुझसे इसमें, जो है ना, मतलब प्रोटीन तो पाया ही जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी कुछ हद तक पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए, डी, B12 वगैरह भी बहुत पर्याप्त मात्रा में इसमें पाया जाता है ना। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। नहीं पाया जाता है तो विटामिन सी। विटामिन सी अगर थोड़ा बहुत होता भी है, बहुत घटिया रूप में ही, तो जो पॉस्चुराइजेशन वगैरह होता है उस दरमियान तो विटामिन सी जलकर समाप्त हो जाता है ना। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए किस फिल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। दरअसल जो ब्रेथलाइजर जो होता है ना उपकरण, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय रूप में उपस्थित होता है। जब कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति, है ना, सांस छोड़ता है तो उसमें इथेनॉल की मात्रा होगी। उस इथेनॉल की मात्रा के कारण ही जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, वह एसिटिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग मूलतः होता है नारंगी, लेकिन जब वह उसका ऑक्सीकरण होता है तब वह हरे रंग में बदल जाता है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट हरे रंग में बदल जाता है और पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इस बंदे ने शराब का सेवन कर रखा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जो जाइमेज है वही ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल देता है ना। आगे बढ़ते हैं। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया हो जाता है चूने का पानी, है ना। ठीक है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अधूरा जलेगा कोई भी बायोमास तो उससे जो है ये मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होगी। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वह बेहद हानिकारक होता है। जब हमारी सांस के द्वारा अंदर चला जाता है तो वह हमारे हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है और उस स्थिति में मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। इस गैस के साथ दिक्कत यह है ना, विषैला तो है लेकिन रंग नहीं है और गंध भी नहीं है, तो हम पहचान भी नहीं पाते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उपस्थित है। जब सांस के द्वारा वह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है बना लेता है तो जो खून की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता है वह प्रभावित होती है और इस कारण हम घुटन महसूस करने लगते हैं। खैर, दिल्ली तो इसलिए कुख्यात है, खासकर जब जाड़े की ऋतु में प्रदूषण की स्थिति बनती है तो और ज्यादा यह देखने को मिलती है। अभी एक्यूआई बहुत अच्छा है यहाँ का। एक घोल का 3 से 6 गुना, एक घोल का 3 से 6 गुना बदलता है पीएच, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता
कितनी होगी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इस स्थिति में 1000 गुनी कम हो जाएगी, है ना। ठीक है, विशेष इस संदर्भ में हम साइंस की क्लास में जो है समझेंगे। फिलहाल चलिए, रेत और नेफ्थेलिन के मिश्रण को किसके द्वारा किया जा सकता है? रेत और नेफ्थेलिन के मिश्रण को सबलाइमेशन की जो क्रिया होती है, ऊर्ध्वपातन की जो क्रिया होती है, इसके द्वारा किया जा सकता है ना। ऊर्ध्वपातन एक्चुअली है क्या? ऊर्ध्वपातन एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसी भी पदार्थ को बिना, किसी भी ठोस पदार्थ को बिना गर्म किए ही वह द्रव अवस्था में या माने भाप में बिना, ये द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे भाप में परिवर्तित हो जाता है। और फिर भाप को जो सो ठंडा किया तो फिर से उसे ठोस में आप उसे रूपांतरित कर सकते हैं, है ना। यह सब्लाइमेशन है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है 12 और 3। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन है? यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसकी उपस्थिति होती है ना यूरिया में। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4N2O। CH4N2O। नाइट्रोजन की मात्रा जो है इसमें 46% तक होती है ना यूरिया में। और यूरिया जो है ना एक पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। इसे बनाने वाले थे 1828 में वोलर महोदय, है ना। अमोनियम साइनेट से इन्होंने यूरिया बनाया था तब, है ना, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में। निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सीसा है, तांबा भी है चालक, पारा भी है, जस्ता भी है ना। ये सभी धातु है। सीसा है जो कुचालक है ना, सबसे अधिक कुचालक माना जाता है यह उष्मा का। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन जो रक्त थक्का बनाने में प्रभावी होता है, विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन, यह रक्त का थक्का बनाने में जो है सो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कहीं आपको चोट लगती है और खून का स्राव होने लगता है तो उस स्थिति में यह विटामिन के ही है जो वहां पर थक्का बनाने की का काम करता है और आपका रक्त स्राव रुकता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला सेक्स हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन है जो महिला सेक्स हार्मोन है ना। यह एस्ट्रोजन जो है इसका स्राव कहां से होता है? अंडाशय से, ओवरी से इसका स्राव होता है एस्ट्रोजन का, है ना। महिलाओं में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, उस सब के लिए यह एस्ट्रोजन ही जो है जिम्मेदार होता है ना। इसमें मासिक धर्म चक्र, प्रजनन प्रणाली, ये सब जितना जो रेगुलेट होता है इसी हार्मोन एस्ट्रोजन के द्वारा ही होता है। जो प्रोजेस्टेरॉन है वह भी महिला हार्मोन ही होता है, सेक्स हार्मोन ही होता है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन यह पुरुष सेक्स हार्मोन है। ठीक है, यह कहां से निकलता है? यह मतलब जो टेस्टिकल होते हैं वहां से यह स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन, है ना। फिर इंसुलिन, इंसुलिन जो है यह कह लीजिए रक्त में जो शर्करा की मात्रा होती है, शुगर, ग्लूकोज की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है इंसुलिन। और फिर ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन जो है यह लव हार्मोन भी कहलाता है। कामेच्छा उग्रह के में इसकी बहुत अधिक भूमिका होती है। जब प्रसव होता है तो उस दरमियान ये कह लीजिए गर्भाशय की दीवार जो संकुचित होती है ना, उसमें भी इसकी भूमिका होती है। दूध के स्राव में भी इसकी भूमिका होती है ऑक्सीटोसिन की। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए ऑर्विड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? वर्ष 2000 में। दरअसल हुआ यह यूं था कि ऑर्विड कार्लसन महोदय ने मस्तिष्क में जो संदेश पहुंचाने वाले न्यूरोट्रांसपोंडर होता है, नाम होता है उसका डोपामाइन, इसकी भूमिका पर प्रकाश इन्होंने डाला था, है ना। इसकी भूमिका की खोज की थी और यह सिद्ध किया था कि डोपामाइन की कमी के कारण ही पार्किंसन जैसी बीमारी होती है। और इसी खोज के आधार पर जब बीमारी का कारण पता चल गया तो लोगों ने दवा भी खोज लिया। तो इसी खोज के आधार पर एल डोपा नाम की एक दवा जो है यह पार्किंसन की है, इसे आविष्कृत किया गया, इसे खोजा गया। आज पार्किंसन के उपचार में इस दवा का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे शेष प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अपनी समस्याओं के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम उसका समाधान कर सकें। धन्यवाद।